सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 79 जो कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और इसका पुनरीक्षण पत्रक एक आज की इस वर्कशीट में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अनुदेश लिखा हुआ है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले हैं और इनका उत्तर एक शब्द पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो जो पहला प्रश्न है वो है देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। देशज और विदेशज वनस्पति, देखिए वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, जबकि जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहा जाता है। तो इन दोनों में मूल अंतर यही है कि जो मूल रूप से भारतीय है वो देशज और जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं वो विदेशज वनस्पति। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टुंड्रा, पर्वतीय, मैंग्रोव या फिर मरुस्थलीय। तो इसका सही उत्तर है ग, मैंग्रोव वनस्पति से इसका संबंध है। ये सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 3 मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, मतलब बिखरे बिखरे होते हैं। इनकी जड़ें लंबी व जल की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 नंदा देवी जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो नंदा देवी है वो कहाँ पर है, पंजाब में, उत्तराखंड में, ओडिशा में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। फिर प्रश्न नंबर 5 भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंकों का होता है, इसमें एक एक अंक वाले 4 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 6 है दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए एक बार अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यानी जैसे यहाँ पर वनस्पतियों में विविधता है वैसे यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, उन सब में भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। जैसे पहला प्रश्न भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग कितने प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर है 13%। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी आपको ये बताना है ऊपर वाले पैराग्राफ में से कि भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। ये कैसे हमें पता चलता है। तो देखिए इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो देखिए एक लाभ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इससे समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की भोजन संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। क्योंकि इतनी सारी मछलियाँ हैं तो इसलिए उनका भोजन भी वही होता है और उनके भोजन की इससे पूर्ति भी होती है। फिर प्रश्न नंबर 7 सदाबहार वन व पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए ये 3 अंकों का प्रश्न है। 7वां और 8वां 3 अंकों का प्रश्न है। तो देखिए इस तरह से हमें टेबल बनानी है
एक तरफ हम लिखेंगे सदाबहार वन और दूसरी तरफ लिखेंगे पर्णपाती वन। तो दोनों में क्या अंतर है? सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर दूसरा अंतर है कि इन वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। सदाबहार वन में वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। और पर्णपाती वनों में क्या होता है? इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो तब हमें पता लगता है, इसलिए इनका नाम भी पर्णपाती है, यानी अपनी पत्तियों को गिराने वाले वन। फिर तीसरा अंतर है कि इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष कौन कौन से हैं? आबनूस यानी एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। और पर्णपाती वनों में जो व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत इत्यादि। तो इस तरह से ये 3 अंतर आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रश्न नंबर 8 जो कि 3 अंकों का प्रश्न है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, बताइए। पादप मतलब पौधे, और जीवों का वितरण यानी किस जगह पर कौन सी वनस्पति मिलेगी, कितनी मिलेगी, या जीव कितने मिलेंगे, कौन से जीव मिलेंगे, ये कौन निर्धारित करता है, कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? तो देखिए, पहला तत्व है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं, यानी तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ पर ये वनस्पति और जीवों की संख्या भी अधिक मिलती है। फिर वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो वहाँ पर भी ये पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत अधिक होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है जो कि 5 अंकों का प्रश्न है। स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभ लिखने हैं। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं। फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति। वृक्ष जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में जज्ब कर लेते हैं, या आप इसमें लिख सकते हैं अवशोषित। आप ऐसे भी इस शब्द को लिख सकते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर तीसरा है खाद की प्राप्ति। वनों से हमें उत्तम प्रकार की खाद प्राप्त होती है, क्योंकि जो पत्ती, जड़ आदि मिट्टी में सड़ जाते हैं और ये सड़ गलकर खाद का निर्माण करते हैं। इसके बाद चौथा जो अप्रत्यक्ष लाभ है वो है बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम। देखिए, ये अचानक बाढ़ों को आने से रोकते हैं, ये पानी के बहाव को कम कर देते हैं, और इनकी वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं हो पाता। फिर 5वां वन्य प्राणी। वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। कई लोग उनका शिकार करते हैं या उन्हें देखने के लिए जाते हैं, तो ये भी हमें एक लाभ होता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। ये 5 अंकों का प्रश्न है। तो देखिए, पर्वतीय वन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। घटते तापमान और बढ़ती ऊंचाई के कारण इन वनों में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। फिर ये वन अधिकतर हिमालय की दक्षिणी ढलानों और दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी भारत की अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ही पाए जाते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, अल्पाइन घास के मैदान। और इससे अधिक ऊंचाई पर मॉस तथा लाइकेन जैसी वनस्पतियां टुंड्रा वनस्पति के रूप में विकसित होती हैं। और आखिरी इसकी विशेषता है कि इन वनों में कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, याक, हिम तेंदुआ तथा लाल पांडा जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए
और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।